यदि इस प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत व्याख्या पाई जाती है तो यह किसी भी पक्ष की कानूनी जिम्मेदारी को उत्पन्न नहीं करेगी। इस संदर्भ में लेखक, अनुवादक, प्रकाशक या वक्ता किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त माने जाएंगे। दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण केस दंड प्रक्रिया संहिता पर केस लेकर के आया हूं। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 319 अपराध में दोषी प्रतीत हो रहे अन्य व्यक्तियों को अभियोजन का सामना करने हेतु तलब करने की शक्ति। तो ओमकार राठौर एंड ANR वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ANR SCR 266 ईयर 2025 वॉल्यूम 1 डेट ऑफ जजमेंट 3 जनवरी 2025। जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 319 अदालत को यह अधिकार देती है कि अगर ट्रायल के दौरान किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य सामने आते हैं तो शुरू में आरोपी नहीं बनाया गया था तो उसे भी मुकदमे में शामिल कर अदालत उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। यह शक्ति विशेष रूप से तब प्रयोग की जाती है जब अपराध में संलिप्तता के प्रमाण अदालत के समक्ष गवाही या अन्य विधिक साक्ष्यों के रूप में सामने आते हैं। तो इस प्रकरण में प्राथमिकी यानी कि FIR दर्ज करने वाले व्यक्ति ने शुरुआत में ही याचिकाकर्ताओं के नाम लिए थे और उसके द्वारा किए गए अपराध को भी स्पष्ट रूप से बताया था। हालांकि जब पुलिस ने जांच की तो उसने यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता अपराध में शामिल नहीं थे, एक क्लोजर रिपोर्ट यानी कि फाइनल रिपोर्ट दायर कर दी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि उसके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत मिले हैं, इसलिए उसे आरोपी नहीं बनाया गया। मगर अब अदालत में गवाही हुई तो उसकी कंप्लेंट प्राथमिककर्ता कंप्लेंटेंट ने अदालत में समक्ष साक्ष्य पेश किया जिससे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विशेष प्रत्यक्षकृत यानी ओवर एक्ट और उसकी भूमिका बताई गई। इस गवाही के आधार पर एक आवेदन धारा 319 CRPC के तहत दाखिल किया गया जिसमें अनुरोध किया गया कि याचिकाकर्ताओं को भी अन्य आरोपियों के साथ मुकदमे में सम्मिलित किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार करते हुए यह पाया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और इसलिए उन्हें भी मुकदमे में शामिल करना उचित होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी हो लेकिन न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने को स्वतंत्र है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी लेकिन हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही माना और स्पष्ट किया कि धारा 319 के अंतर्गत अदालत को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी भी व्यक्ति को अभियुक्त बना सकती है यदि उसके खिलाफ साक्ष्य मौजूद हो, चाहे पुलिस ने उसका नाम चार्जशीट में डाला हो या नहीं डाला हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की समीक्षा करते हुए कुछ महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु स्पष्ट किए हैं। तो आइए जानते हैं। पहला बिंदु, ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को जो उस समय आरोपी नहीं है साक्ष्य के आधार पर आरोपी बना सके। दूसरा बिंदु, यह शक्ति इस बात से प्रभावित नहीं होती कि व्यक्ति FIR में नामित था या नहीं या फिर पुलिस ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी या नहीं। तीसरा बिंदु, अदालत का निर्णय गवाहों की गवाही जैसे कि विधिक साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए, न कि केस डायरी या पुलिस रिपोर्ट जैसी सामग्री पर, क्योंकि वे साक्ष्य की कानूनी श्रेणी में नहीं आते। चौथा, क्लोजर रिपोर्ट जब तक अदालत द्वारा विधिवत स्वीकार नहीं की जाती तब तक उसका कोई निर्णायक महत्व नहीं होता। पांचवा बिंदु, यदि शिकायतकर्ता की गवाही विश्वसनीय और स्वीकृत प्रतीत होती है तो पुलिस अधिकारी यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की व्यक्तिगत राय या संतुष्टि न्यायिक निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकती। छठवां बिंदु, यदि हम केवल पुलिस की रिपोर्ट को अंतिम मान लें और अदालत को साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने से रोक दें तो ये धारा 319 के उद्देश्य ही निष्फल हो जाएगा। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने जो आदेश पारित किया वह विधि के अनुसार उचित था और हाई कोर्ट ने उस आदेश को सही ठहराकर कोई गलती नहीं की। हालांकि यह अपेक्षित था कि संबंधित अदालत क्लोजर रिपोर्ट पर पहले विचार करती है और डेफेक्टो शिकायतकर्ता को सुनने के बाद उचित आदेश पारित करती है। लेकिन चूंकि अब ट्रायल कोर्ट ने धारा 319 के तहत आदेश पारित कर दिया है इसलिए क्लोजर रिपोर्ट का महत्व गौण हो गया है।
इस निर्णय की भविष्य में न्यायिक प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रभाव यह होगा कि न्यायालय की शक्ति को स्वतंत्र और सर्वोपरि माना जाएगा। अब अदालत केवल पुलिस द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट या क्लोजर रिपोर्ट पर निर्भर नहीं रहेगी। यदि अदालत में समक्ष ट्रायल में के दौरान ऐसे साक्ष्य आते हैं जो यह दर्शाते हैं कि कोई भी अन्य व्यक्ति भी अपराध में शामिल था, तो अदालत उसे आरोपी के रूप में शामिल कर सकती है, भले ही पुलिस ने उसे पहले छोड़ दिया। यह निर्णय न्यायपालिका को एक स्पष्ट संकेत देता है कि वह जांच एजेंसी की रिपोर्ट तक सीमित नहीं है और उसने अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर स्वतंत्र रूप से विचार करने का अधिकार है। इस प्रकार पुलिस जांच की अंतिमता का सिद्धांत कमजोर हो गया और अदालत की समीक्षा शक्ति को भी बल मिला है। भविष्य में यदि कोई आरोपी एफआईआर में नामित हो लेकिन चार्जशीट में उसका नाम न हो, तो फिर भी ट्रायल के दौरान उसके विरुद्ध साक्ष्य आए तो अदालत उसे मुकदमे में शामिल कर सकती है। इस निर्णय से पीड़ित पक्ष की भूमिका भी सशक्त हुई है। यदि शिकायतकर्ता अदालत में सुसंगत और विश्वसनीय गवाही देता है तो इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि पुलिस ने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं लगाया है। इससे शिकायतकर्ता या पीड़ित को यह आश्वासन मिलेगा कि यदि जांच में कोई चूक भी रह गई हो तो भी अदालत उस व्यक्ति को आरोपी बना सकती है जिसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य में ट्रायल आए हैं। यह निर्णय भविष्य में उन मामलों में भी बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली या प्रभावशाली व्यक्तियों को पुलिस जानबूझकर बचा लेती है। अब ऐसी स्थिति में अदालत स्वतंत्र रूप से उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है यदि गवाहों की गवाही या अन्य साक्ष्य उसके सम्मिलितता दिखाते हैं। इससे न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और पीड़ित उन्मुख बन सकेंगे। धारा 319 इस निर्णय ने साफ किया कि न्यायालय की शक्ति पुलिस रिपोर्ट से बंधी नहीं है और यह शक्ति मुकदमे की निष्पक्षता और न्याय की सिद्धि के लिए प्रयोग की जा सकती है। इस प्रकार निर्णय भविष्य में सैकड़ों मामलों में लागू किया जा सकता है और जहां ट्रायल के दौरान किसी भी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है लेकिन उसे शुरू में आरोपी नहीं बनाया गया था। तो अब समय है कि हम सब कानून को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखें बल्कि उसकी चेतना को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों में उतारें। ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कानूनी विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में नहीं जिंदगी में भी बोलता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो। यह न्यायिक निर्णय का विवरण सर्वोत्तम प्रयासों के तहत हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है ताकि कानूनी मामलों की जानकारी आम जनता तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाई जा सके। हालांकि इस अनुवाद या प्रस्तुति में किसी भी प्रकार की त्रुटि, गलत व्याख्या, विसंगति या चूक की संभावना हो सकती है। यह सामग्री केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है और इसे किसी भी विधिक परामर्श या आधिकारिक दस्तावेज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया किसी भी कानूनी निर्णय या कार्यवाही से पहले किसी योग्य अधिवक्ता या विधिक विशेषज्ञ से परामर्श करें।